एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हमारा पार्ट चल रहा था, यानी जो क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हम यीस्ट के वेक्टर्स पढ़ेंगे, यीस्ट से जो भी बने हैं, और प्लांट्स में कौन कौन से वेक्टर्स हैं वो भी देखेंगे। एक्चुअली बाहर हो रहा है स्नोफॉल और हम पढ़ने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ और फिर शुरू करते हैं हमारा काम। तो आप यहाँ देख सकते हो क्लोनिंग वेक्टर्स से रिलेटेड है टॉपिक, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको। और यीस्ट के अंदर यानी सेकेरोमाइसिस सेरेवाइसे के अंदर एक्चुअल में क्लोनिंग वेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं वो हमें देखना है। तो जीनोम साइज कितना होता है यीस्ट का, तो वो आपको बताया है 2 × 10⁻⁷ बेस पेयर होता है एंड 16 लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक चीज होती है यहाँ की प्लाज्मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यीस्ट एक ऐसा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लाज्मिड आपको देखने को मिल सकता है, ऑल्दो किसी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको प्लाज्मिड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अब यीस्ट का जो प्लाज्मिड होता है ना, वो 2 माइक्रोन सर्कल होता है, मतलब सर्कुलर ही होगा जैसे बैक्टीरिया का होता है। बस यहाँ पे कितना होता है, 6318 बेस पेयर्स होते हैं, तो इतने होते हैं। एंड देयर आर अराउंड 70 to 200 कॉपीज ऑफ दिस प्लाज्मिड पर सेल। एक सेल के अंदर इतनी कॉपीज हो सकती हैं। अब यीस्ट वाले जो भी क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के हैं और आपको सबका इंपॉर्टेंट फीचर याद रखना है। मैंने यहाँ नोट्स में इंपॉर्टेंट फीचर्स ही लिखी है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दीज डाउन, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आप देखो क्या बताया, यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड्स YEP के बारे में बताया है, जो कि बेसिकली ऐसे होते हैं जिनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन। तो प्लाज्मिड किस तरीके से रेप्लिकेट करेगा, सेग्रीगेट करेगा, उसके लिए होते हैं ये। एंड these कैन कंटेन होल प्लाज्मिड और ओनली द origin ऑफ रेप्लिकेशन। हो सकता है कि इस एपिसोमल प्लाज्मिड में पूरा का पूरा प्लाज्मिड ही हम यूज कर रहे हैं वेक्टर की तरह, या फिर सिर्फ उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टर्म हम यूज नहीं करते हैं यीस्ट के लिए, वी यूज द टर्म ARS, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, इंस्टेड ऑफ ORI। तो वो मैं आपको बताना चाहती थी। एंड यू कैन सी दीज आर कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। एंड 20 to 200 कॉपीज होती हैं इनकी एक सेल के अंदर। Then there are yeast integrative plasmids. These are the ones which are integrated, मतलब इसमें कुछ बैक्टीरिया का कंटेंट डाला है, कुछ यीस्ट का डाला है। तो ये बैक्टीरिया का जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है एंड यीस्ट की जीन है। तो देख सकते हो आप, these lack yeast origin of replication, thus must integrate into a yeast genome to replicate, but they have bacterial origin of replication and also the selectable marker gene from the bacteria। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड जनरली एक कॉपी में होते हैं, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा कॉपीज इनकी जनरली नहीं होती है एंड दे आर हाईली स्टेबल। तो दो हमने प्लाज्मिड्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट इज दिस यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड। तो यीस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनके पास ARS होता है, जैसे बताया था, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, तभी ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन शो कर पाएंगे, यानी तभी रेप्लिकेट कर पाएंगे। इनमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड का भी हो सकता है, जैसे ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है 322, तो इसका भी हो सकता है, यीस्ट जीन भी हो सकती है साथ में जो प्रेजेंट हो, जैसे ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस की जीन TRP1 यहाँ मेंशन की हुई है। एक्चुअली इसकी 3 to 30 कॉपीज होती है एक सेल में, इससे ज्यादा भी हो सकती है, बट जनरली इतनी ही रेंज में आपको देखने को मिलती है। देन वी हैव यीस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड। तो ये होते हैं जिनके पास सेंट्रोमेरिक रीजन तो होता ही है यीस्ट का, साथ में origin ऑफ रेप्लिकेशन, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस भी यीस्ट का यहाँ प्रेजेंट होता है। एंड यीस्ट का सेंट्रोमियर भी आपको देखने को मिलता है, जैसे बताया, तभी नाम है इसका। ज्यादातर जितने भी ये वेक्टर्स है ना, इन सबके जो भी स्पेसिफिक नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, ये नाम से लिंक है, इनके अंदर एक्चुअल में क्या चीज होगी तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है। जनरली इनकी एक कॉपी होती है एक सेल में एंड दे आर स्टेबली मेंटेन्ड, स्टेबल होते हैं जनरली।
तो वो आपको यहाँ याद रखना है। देन वी हैव ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये भी आपने बहुत सुना होगा। दीज आर बेसिकली दी वंस जो कि बनाए गए हैं आर्टिफिशियली, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनका जो इंसर्ट साइज होता है वो 500 केबी से लेके 2000 केबी तक हो सकता है। तो इतना इंसर्ट साइज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले से बताती हुई आ रही हूँ आपको। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस चाहिए, क्लास 3 है, इससे पहले की चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कहीं देख लेना, मैं कोशिश करूंगी कि अपलोड कर दूं। या फिर रीसेंट वीडियोस देख लेना, मेरे चैनल पे जाके आपको मिल जाएंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से करके। These are the ones which are propagated in yeast rather than E. coli. तो yeast के अंदर इसकी रेप्लिकेशन होती है, इसकी कॉपीज बनाई जाती हैं, E. coli के अंदर नहीं। ऑल्दो इनके पास E. coli का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है। तो E. coli या जो भी वेक्टर है, बैक्टीरिया वाला प्लाज्मिड है, उसका भी आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ देखने को मिलेगा। यीस्ट की जीन्स देखने को मिलेगी, सेंट्रोमियर, टीलोमियर देखने को मिलेगा, सिलेक्टेबल मार्कर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में देखने को मिलती हैं। अब प्लांट्स में कौन से वेक्टर्स हैं? अभी जो हमने पढ़ा वो था यीस्ट के वेक्टर्स कौन से हैं। अब प्लांट्स में कौन से वेक्टर्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। टीआई प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स होते हैं जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम का है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस लिया जो कि एक ग्राम नेगेटिव नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बेसिकली इसे बोलते हैं। एंड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। देन इसमें आपको क्या चीज देखने को मिलती है? तो क्राउन गॉल डिजीज ये बेसिकली कॉज करता है, तो उसके लिए जाना जाता है जनरली। तो क्राउन गॉल डिजीज आपने पढ़ा होगा कि काफी ज्यादा क्राउन गॉल डिजीज ये वेक्टर जो होता है वो कॉज करता है, तो वो आपको याद रखना है। एंड टी डीएनए इसके पास होता है, तो ये जो भी टीआई प्लाज्मिड होता है इसके पास एक टी डीएनए का सेगमेंट होता है विच इज द ट्रांसफर डीएनए। तो ये होता है जो ट्रांसफर होता है। तो ये रीजन है जो कि एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस खुद का ट्रांसफर करता है इनटू प्लांट, तो प्लांट के अंदर भेज देता है। टी डीएनए जो होता है ट्रांसफर डीएनए, तो इसे बोलते ही है। 15 से 30 केबी का इसका सीक्वेंस होता है, इतना साइज है इसका। एंड इसके दोनों साइड पे यहाँ बॉर्डर सीक्वेंस लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो दोनों साइड बॉर्डर सीक्वेंस देखने को मिलेगा आपको, 25 बेस पेयर ईच साइड। तो लेफ्ट साइड पे भी 25, राइट साइड पे भी 25, इस तरीके से। दीज कैरी जीन्स फॉर फाइटो हॉर्मोन्स, तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन वगैरह की जीन्स इसके पास होती हैं। ओपाइन सिंथेसिस जीन्स होती हैं। ओपाइन बेसिकली फूड सोर्स है फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपना टीडीएनए लेता है और प्लांट में भेज देता है, ताकि उसे जो भी चीजें चाहिए हो वो सारी चीजें प्लांट उसे बना के दे सके। तो जैसे उसका खाना बना के दे सके, फिर प्लांट में ये डिजीज भी कॉज करता है, तो उसके लिए फाइटो हॉर्मोन्स हैं। ऑक्सिन साइटोकाइनिन प्लांट पहले से ही कुछ अमाउंट में बनाता होगा, बट अब क्योंकि इस बैक्टीरिया ने भी अपनी इन फाइटो हॉर्मोन्स की जीन भेज दी है, तो और ज्यादा अमाउंट में बनाने लगता है। तो वो आपको बताया हुआ है कि और ज्यादा सिंथेसाइज होने लग जाती हैं। तो नोपिलीन, ऑक्टोपीन, एग्रोपीन ये सब ओपाइंस हैं जो कि यहाँ पे सिंथेसाइज होती हैं। दीज आर यूज्ड एज कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स फॉर द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इन्हें एज अ सोर्स यूज करता है, फूड सोर्स। एंड फाइटो हॉर्मोन्स का एज सच बैक्टीरिया के लिए कोई अच्छा काम नहीं है, ये सिर्फ ट्यूमर कॉज करता है। देखो ऐसा दिखता है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसके अंदर आपके पास विड जीन्स होती हैं, वायरुलेंस जीन्स का एक सेक्शन होता है, रीजन होता है, यहाँ से यहाँ तक है। देन बॉर्डर सीक्वेंस दोनों साइड पे और बीच में टीडीएनए। एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलता है। वायरुलेंस जीन्स कौन सी होती हैं? जो भी टीडीएनए को बैक्टीरिया से प्लांट में भेजने में हेल्प करेंगी, तो उसके लिए आपके पास ये होनी चाहिए, वायरुलेंस जीन्स होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा भी है वायरुलेंस जीन्स अलग अलग टाइप की होती हैं, ये नाम आप याद कर सकते हो। ए से लेके एच तक होती है, ABCDEFGH, ए से एच, तो ऐसे याद कर सकते हो। A to H वायरुलेंस जीन्स होती हैं। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन भी आपको याद रखना है। दैट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो फंक्शन याद नहीं रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।
तो प्लीज इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इनके फंक्शंस अच्छे से याद रखना। यहाँ देखो आपको बताया हुआ है विर ए विर जी जीन्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करती हैं, मतलब हमेशा एक्सप्रेस करती रहती हैं, हमेशा इनका एक्सप्रेशन चलता रहता है। ये ज्यादातर रिसेप्टर की जीन या फिर काइनेजेस होते हैं जो हमेशा ही चाहिए होते हैं। तो जैसे विर ए जीन जो है वो काइनेज है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होता है, और ये रिसेप्टर की तरह काम करता है ताकि एसिटोसिरिंगोन जैसे केमिकल्स वगैरह को डिटेक्ट कर सके। एसिटोसिरिंगोन कब बनेगा कब नहीं बनेगा तो वो भी आपको बता देती हूँ। एसिटोसिरिंगोन जो होता है वो ऐसा केमिकल होता है जो वुंडेड प्लांट सिक्रीट करते हैं। जैसे आपका ये प्लांट है, इसमें कहीं पे इसकी रूट में कोई डैमेज हो गया तो ये एसिटोसिरिंगोन सिक्रीट करना शुरू कर देगा, and that acetosiringon is the one which is detected by this virulence factor A। तो A उसे डिटेक्ट कर लेता है, इसे पता चल जाता है कि एसिटोसिरिंगोन प्रोड्यूस हुआ यानी प्लांट वुंडेड है। तो उसके अगर घाव है तो उस घाव के अंदर जाके हम घुस सकते हैं, उस वुंड के अंदर इजीली हम एंटर कर सकते हैं। तो ये विर ए बताता है। तो विर ए वुंडेड प्लांट से जो भी एसिटोसिरिंगोन निकला उसे डिटेक्ट करता है, और फिर विर ए होता है जो विर जी को एक्टिवेट करता है। तो जब विर ए को पता चल गया कि हाँ एसिटोसिरिंगोन जो है वो मैंने डिटेक्ट कर लिया है, तो फिर ये विर जी जीन को एक्टिवेट करता है एंड ऑल्सो एक्टिवेट्स द अदर जीन्स। तो विर जी होती है जो आगे जाके और विर जीन्स को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ पे और भी फंक्शंस कुछ बताए हुए हैं मैंने, जैसे विर बी होती है जो कॉन्जुगेटिव पाइलस बनाती है, मतलब एक बैक्टीरिया अपना जो भी ये प्लाज्मिड है टीडीएनए भेजना चाहता है दूसरे बैक्टीरिया में, तो दूसरे बैक्टीरिया को भेजने के टाइम पे एक ब्रिज जैसी चीज बनाएगा। दैट ब्रिज इज पाइलस, उसे कॉन्जुगेटिव पाइलस बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ऐसे फिर ट्रांसफर हो सकता है जो भी टीडीएनए है। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव विर डी1 एंड विर डी2 जीन्स। ये जो होती हैं एंडोन्यूक्लियेजेस होती हैं, ये कट करने में हेल्प करती हैं। अब टी डीएनए को कट करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड में से सिर्फ टी डीएनए ही है जो जा रहा है, बाकी सेगमेंट नहीं जा रहा, तो इसे यहाँ से कट करना पड़ता है, और कट करके इसे डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है टी डीएनए को। तो वो सारा विर डी1 एंड डी2 जीन्स जो है वो करती हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए जो होता है वो बाइंड करता है टू दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एंड विर ई2 जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट न्यूक्लिएजेस। तो न्यूक्लिएज जब इसे भेज रहे हैं ना टीडीएनए को कट करके बैक्टीरिया भेज रहा है थ्रू दिस कॉन्जुगेटिव पाइलस, तो हो सकता है कि बीच में न्यूक्लिएजेस आ जाएं और इस टीडीएनए को काट दें, कट करना शुरू कर दें। तो उसके कट होने से बचाने के लिए विर ई2 होता है। तो विर ई2 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द न्यूक्लिएजेस, तो वो आपको मेंशन किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम विर ई2 वी ऑल्सो हैव विर डी2। ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स भी होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर उस पर्टिकुलर टीडीएनए को भेजने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन से टीडीएनए में, देखो मैंने तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन का बताया, रिप्रोडक्शन का बिटवीन बैक्टीरिया, बट एक्चुअल में जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है दैट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और द टीडीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया टू द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ ऐसा केस नहीं हो रहा है, आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में, तो वहां पे भी कॉन्जुगेटिव पाइलस ही इन्वॉल्व होता है। यहाँ देखो आपको बताया न्यूक्लियस में भेजना इसलिए जरूरी है ताकि न्यूक्लियस के अंदर जाके प्लांट की जीन्स के साथ ये वाली टीडीएनए का सेगमेंट भी रेप्लिकेट कर सके। लिखा भी है यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, और जब डबल स्ट्रैंडेड हो गया तभी वो प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट हो सकता है। प्लांट का जीनोम मतलब जो भी प्लांट का न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है उसके अंदर। एंड यहाँ पे नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होती है जो आपको देखने को मिलती है, एंड दिस कैन नॉट बी यूज टू ट्रांसफर जीन इन मोनोकॉट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट्स में एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट नहीं करता है, इसीलिए मोनोकॉट्स में हम जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए इस टेक्निक का यूज भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ और चीज यूज करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इस टीडीएनए की जगह अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। अब बैक्टीरिया को तो पता नहीं है कि वो कौन से सेगमेंट को भेज रहा है, उसके लिए तो जो भी बॉर्डर सीक्वेंस के बीच का रीजन है उसे भेजना है।
तो हम टीडीएनए जो कि मेनली प्लांट में सिर्फ डिजीज कॉज कर रहा है और बैक्टीरिया का खाना बना रहा है, उसकी जगह हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इजीली जाके एसोसिएट हो जाएगा और हमें मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट मिल जाएगा। तो मोनोकॉट्स में हम यूज नहीं करते इसे, क्योंकि ये मोनोकॉट्स एग्रोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट होते हैं। देन एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स नाम का भी एक होता है। ये जो होता है ये हेयरी रूट प्रोड्यूस करता है, राइजोजीन्स। ठीक है, राइजो मतलब रूट्स, तो हेयरी रूट डिजीज कॉज करने में हेल्प करता है। ये भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस की तरह ही यूज किया जा सकता है। देन वी हैव एनिमल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक वेक्टर्स, ये भी हम पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो एनिमल्स में जो वेक्टर्स हैं उसमें इंसेक्ट्स आते हैं, मैमल्स का वेक्टर आता है। जैसे इंसेक्ट्स में आपको बताया ड्रोसोफिला में पी एलिमेंट होते हैं, ट्रांसपोजोन्स, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो पी एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर वेक्टर का काम करते हैं। 2.9 kb का इसका साइज है। बैक्यूलो वायरसेस का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो भी वेक्टर की तरह काम कर सकता है। वायरसेस को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वेक्टर्स की तरह। देन मैमल्स के लिए वी हैव SV40 वायरस। तो SV40 होता है जो मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि ये मंकी को जाना जाता है कि इन्फेक्ट करता है, सिमियन बोलते हैं ना मंकी को, तो इसीलिए इसका नाम सिमियन वायरस 40 है। एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस, रेट्रोवायरसेस, ये सारे वायरसेस हैं जो हम यूज करते हैं मैमल्स के अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ आया हो। कल की क्लास में हम ये करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स, एंड मे बी ऑन सैटरडे एंड संडे। आज क्या हो गया है, आज है थर्सडे, तो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें और थ्योरी डिस्कस करूंगी। तो मंडे टू ऑलमोस्ट फ्राइडे आपकी थ्योरी वाला सेशन हो गया। सैटरडे संडे एक वीडियो मैं अपलोड कर दिया करूंगी क्वेश्चन डिस्कशन की, तो वो भी जरूर देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो भी हमने पोर्शन पढ़ा है मैं कोशिश करूंगी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए। बिल्कुल जरूरी नहीं बोल सकती कि मैं उसी से रिलेटेड करवा पाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, अब उन्हीं से रिलेटेड ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, और जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, टाइम कंस्ट्रेंट है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो हम डिस्कस कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ में होती रहे। आपका एग्जाम में 1 महीना ही बचा है। आपका एग्जाम अगर दिसंबर में हो जाता है तो 1 महीना ही बचा है ऑलमोस्ट। प्रैक्टिस करो मेरे साथ जितनी ज्यादा कर सकते हो, और खुद से भी करो, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। ठीक है, तो इतना ही था आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।